नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। घर पे सब खुश होंगे। हमारा जो कक्षा 12 का बायोलॉजी का जो पॉइंट चल रहा था निषेचन की क्रिया, उस निषेचन की क्रिया में आज का हमारा जो पॉइंट है, कल हम ये पढ़ रहे थे कि जब परागनली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो किन किन भागों से प्रवेश करती है। कल के भागों में हमारे पास एक तो पॉइंट था कल का हमारा कि परागनली होती है वो भ्रूण कोश की भित्ति एवं सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि सहायक कोशिका को भेद करके या नष्ट करती हुई क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। और तीसरा ये था कि सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के या अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। आज हमारा ये पॉइंट है कि भ्रूण कोश में परागनली का प्रवेश होता है तो निम्न क्रियाएं होती हैं या क्या क्रिया होती है। यहाँ पर हम चित्र बना रहे हैं पराग कोश का। पहले मैं भ्रूण कोश का बना रहा हूँ। किसका? भ्रूण कोश का। ये भ्रूण कोश का हमारे पास क्या बना दिया है चित्र। इसको यहाँ से खुला छोड़ना है, थोड़ा सा ऐसे आ रहा, ठीक है। इसमें हमें यहाँ क्या करना है, आपको पता है कि भ्रूण कोश कितनी कोशिका युक्त होता है। ये हमारे यहाँ पर इसका क्या बन गया है, द्वितीयक केंद्र। क्या बन गया है? द्वितीयक कोशिका या केंद्र। कितने केंद्रक है इसमें? 2 हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस भाग में ये क्या है? अंड कोशिका है। क्या है ये? अंड कोशिका है। ये इसके साथ में यहाँ कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका। और ये भी कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका। समझ गए? ये इनके सबके यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, इनमें केंद्रक है। ये इसका केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है। इधर हमारे पास ये एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका ये और तीसरी कोशिका ये 3 कोशिकाएं। इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका। समझ गए? दूसरा हमारे पास ये जो कोशिका है, इस कोशिका का नाम है द्वितीयक कोशिका। ध्यान रखना ये कैसी है? 2n है। कैसी है? ये 2n है क्योंकि इसमें 2 केंद्रक है। यहाँ पर ये कोशिका है हमारे पास, ये क्या है? अंड कोशिका है। क्या है? अंड कोशिका। ये 2 कोशिका रह गई, इधर वाली इधर वाली। ये दोनों कैसी हैं? सहायक कोशिकाएं। तो मैं दोनों के नाम लिख देता हूं यहाँ पर। ये कौन सी कोशिका हो गई? सहायक कोशिका। ठीक है। ये भाग कौन सा रह जाता है? बीजांडद्वारी भाग वाला भाग है, तुम्हें पता है इस चीज का। अब इसमें जब यहाँ से इधर से मान लेना या इधर से परागनली आती है, इधर से मैं ये परागनली लेके आ रहा हूँ, ये लो, ये परागनली आ गई है। ये परागनली इधर से, ठीक है। और ये इधर से ये परागनली। परागनली होती है, उसको आपको पता है कि उसके यहाँ पर एक भाग होता है, इस भाग में शीर्षक भाग होता है। यहाँ पर एक कोशिका होती है, इसका नाम होता है क्या? कायिक कोशिका। क्या नाम होता है? कायिक कोशिका। ध्यान से समझो, रटने की बात नहीं है। यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हो कि क्या है। ये कायिक कोशिका हो गई। आपको पता है मैंने ये बताया था कि जनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं? 2 नर युग्मक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं?
नर युग्मक, तो ये क्या हो गई, नर युग्मक। ठीक है, ये हमारे पास किसका चित्र है, और ये हमारे पास यहाँ पर ये क्या रह गई है, ये है पराग नली। समझ गए। अब हम इसके 3 भाग बताए थे कल मैंने कि एक तो पराग नली किससे प्रवेश कर सकती है, आपको पता है कि भ्रूण कोश की भित्ति है और सहायक कोशिका है, उन दोनों के मध्य से, एक अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से, और एक सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश कर सकती है। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि जब इसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हमारे पास का जो पहला पॉइंट है वो ये क्या है कि जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो भ्रूण कोश में कितनी कोशिका होती है, सहायक 2 कोशिका होती है। इनमें से एक कोशिका क्या हो जाती है, अपहासित या नष्ट या अपगठित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो, जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो क्या होता है, एक सहायक कोशिका अपगठित या नष्ट हो जाती है। ये क्रिया होती है। एक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या अपगठित हो जाती है। ठीक है, और इसका जो जनन द्रव्य है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर जीव द्रव्य वो फैल जाता है। दूसरी हमारे पास इसकी जो स्टेप है वो ये है कि जब ये पराग नली भाग में प्रवेश कर जाती है तो प्रवेश करते ही क्या होता है, ये अंड समुच्चय भाग के अंदर से भी प्रवेश कर सकती है। किससे, अंड समुच्चय या अंड तंतु भाग, इन तीनों भागों को हम क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय या अंड तंतु। ठीक है, तो इसकी मुख्य दूसरी स्टेप वो है कि जब ये पराग नली निकलती है, यहाँ से ये अंदर जाएगी, इसके जैसे अंदर प्रवेश करेगी तो इस पराग नली का जो शीर्षक भाग है यानी अगला मुख है, ये मुख क्या, इसमें एक छिद्र हो जाता है। क्या होता है, छिद्र। और जैसे ही छिद्र हो जाता है तो ये नर युग्मक हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किससे, पराग नली से बाहर निकल जाते हैं और इनका जो जनन द्रव्य है वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दूसरी बात, जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है तो पराग नली का शीर्षक भाग नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, और दोनों नर युग्मक
एवं जनन द्रव्य या जीव द्रव्य भ्रूण कोश में विस्तृत हो जाते हैं। समझ गए? दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तीसरी हमारी जो इसकी स्टेप है वो ये है कि अब इधर देखना क्या होगा। जब परागनली अंदर जाएगी, फटेगी, तो फटते ही नर और मादा युग्मक क्या हो जाएंगे? अब इनमें एक नर युग्मक तो क्या हो जाएगा? किससे जुड़ जाएगा? अंड कोशिका के पास पहुंच जाएगा। किसके पास? अंड कोशिका के पास पहुंच जाएगा। और जो दूसरा नर युग्मक है वो किसके पास पहुंच जाता है? द्वितीय कोशिका के पास पहुंच जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह कि जब दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय कोशिका के पास कौन सी गति करता हुआ पहुंचता है? तो इसका कारण है ये अमीबीय गति करता है। कौन सी गति? अमीबीय गति करता है। ठीक है। तो तीसरी बार लिखो, दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक, आराम से लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज कोई चीज समझ में नहीं आती, मेरे को बता सकते हो आपकी सर हमें समझ में नहीं है। यहाँ पर स्टेप टू स्टेप पढ़ो आराम से। में से एक नर युग्मक किससे जुड़ता है? पता है, यहां से अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका, कल कमेंट बॉक्स में ही बताओगे मेरे को कि अंड कोशिका ए गुणित एक द्विगुणित है। कमेंट बॉक्स में लिखना है अंड कोशिका, पूछ रहा हूं। ठीक है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के पास पहुंच जाता है। पहुंच गया। कितने नर युग्मक हैं हमारे पास? दो नर युग्मक हैं। कितने नर युग्मक हैं? दो। दूसरा नर युग्मक कहां पहुंच जाता है? लिख दो यहां पर। और दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? द्वितीय कोशिका। द्वितीय कोशिका के पास पहुंच जाता है। ठीक है। ये लो, हो गया काम हमारा। यानी एक नर युग्मक यहां पहुंच जाए, एक यहां पहुंच जाएगा। ठीक है। द्वितीय कोशिका कैसी तुम्हें पता है? एन। नर युग्मक कैसे होते हैं? एन होते हैं। पता है आपको? ये हमारे पास ये कितने 3 क्रिया होती है। पहली क्रिया ये होती है कि भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट। दूसरा हमारे पास भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो पराग नलिका शीर्षक भाग नष्ट होता है और दोनों नर युग्मक और जनन द्रव्य भ्रूण कोश में विस्तृत हो जाता है। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया में होता है यहाँ पर कि दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक कहाँ पहुंच जाता है? अंड कोशिका के पास। और दूसरा जो हमारे पास, और यहाँ पर लिखना है एक बार, दूसरा नर युग्मक लिखना है यहाँ पर एक बार। दूसरा नर युग्मक।
अमीबीय गति करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? द्वितीयक कोशिका के पास पहुंच जाता है। ये 3 क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, कोई समझ में नहीं आया पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी चित्र को काम में लेंगे दोबारा। ठीक है, अगला हमारा जो हेडिंग है यहाँ पर वो है अब हमारे पास दर युग्मक कहाँ पहुंच गए? भ्रूण कोश में पहुंच गए। क्या पहुंच गए? कहाँ पर? भ्रूण कोश में पहुंच गए। अब हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? एक तो होता है द्विनिषेचन। क्या होता है? पॉइंट है हमारा द्विनिषेचन। द्विनिषेचन एवं त्रिकसलयन, ये पॉइंट है। नाम से ही पता चल रहा है, त्रिसलयन कह देना चाहे त्रिकसलयन कह देना या द्विनिषेचन। 2 पॉइंट है हमारे पास। एक तो होता है द्विनिषेचन दोहरा निषेचन और एक होता है त्रिसलयन। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, परागनली मिटा दूं मैं, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर, इस रचना इसको भी मिटा रहा हूं। अब ये संरचना रह गई है हमारे पास शेष। कितने नर युग्मक है हमारे पास? मैं यहाँ बाहर बनाता हूं। एक तो ये है नर युग्मक और एक है ये नर युग्मक। 2 नर युग्मक है, यानी अंदर प्रवेश कर गए कहने का मतलब। चलो यहाँ पर लिख देता हूं, ये रहा एक तो नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक ये रहा। अभी मैंने बताया था कि एक नर युग्मक कहाँ पहुंच जाता है? अंडकोशिका के पास। तो ये रहा एक नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक। और ये कौन सा है? दूसरा नर युग्मक। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि नावासियन नाम का एक वैज्ञानिक है। क्या नाम है उसका? नावासियन। यहां पर आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखना। यहां पर क्या है? नावासियन नामक। ये वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक ने क्या किया था? एक तो फ्रिटिलेरिया पादप और एक लीलियम पादप। कौन सा? फ्रिटिलेरिया। वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम पादप में द्विनिषेचन का अध्ययन किया था। समझ गए? अब द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि यदि किसी पादप में 2 बार क्या होता है? निषेचन होता है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार निषेचन होता है, दोहरा निषेचन, उसे क्या बोलते हैं हम? द्विनिषेचन कहा जाता है। अब देखना कहाँ होता है। इधर नीचे बता रहा हूं मैं, यहाँ पर
ये हमारे पास एक नर युग्मक है, क्या है, नर युग्मक। और ये हमारे पास इधर कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका। समझ गए, ये कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका। और ये कौन सा है, नर युग्मक। समझ गए, ये नर युग्मक और ये नर युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बताया था, ये कैसा होता है, एन, और ये भी कैसा होता है, एन। एन और एन क्या हो गए, 2n। जब नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुक्त होते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। किसका निर्माण होता है, युग्मनज, यानी जाइगोट का क्या होता है, निर्माण। ये युग्मनज कैसा होता है, 2n, ठीक है, यानी n और n 2n। और युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाता है, निषेचन। इसे बोलते हैं क्या, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन। क्या बोलते हैं, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, यहां पर जब नर एवं मादा युग्मक नर एवं मादा युग्मक, यहां पर कोष्टक में लिखना अंड कोशिका, मादा युग्मक दोनों आपस में संयुक्त होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसे निषेचन भी कहते हैं या क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहा जाता है। क्या, सत्य निषेचन कहा जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम निषेचन भी कहा जाता है। युग्मनज बन गया। इस युग्मनज से फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। किसका होता है, ये लिख दो यहां पर। और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। समझ गए। अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप बच गया हमारा, वो क्या है, आपको पता है। एक बात यहां पर ध्यान देने की है, ध्यान रखना, ये द्वितीय कोशिका है, ये 2n लिखते हैं हम। क्या करते हैं, 2n लिखते हैं। लेकिन इसमें केंद्रक कितने हैं, 2 हैं। ये दोनों केंद्रक अलग अलग होते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है, यानी इस द्वितीय कोशिका से नर युग्मक जुड़ता है, तो ये दोनों क्या आते हैं, पास पास आते हैं। अन्यथा ये क्या होते हैं, अगुणित ही होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम क्या लिखते हैं, त्रिगुणित। तो हमारे पास ये दूसरा नर युग्मक है, ये रहा। ये कैसा है, n है। क्या है, इसको मिटाता हूं मैं एक बार के लिए। इधर देखो, ये हमारे पास 2n कोशिका है। कौन सी, ये द्वितीय कोशिका है। और इधर हमारे पास क्या है, नर युग्मक है n।
और ये क्या है हमारे पास 2n। इन दोनों में क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो यहाँ पर, तो ये n और ये n दोनों जुड़ गए। आपको पता है ये हमारे पास n प्लस 2n बराबर कितना हो गया हमारे पास 3n। 3n मिलना ही क्या कहलाता है, त्रिसलन। ये रहा, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि द्वितीय कोशिका क्या होती है, द्विगुणित संरचना होती है। जब द्वितीय कोशिका से दूसरा नर युग्मक जाकर संयुक्त हो जाता है तो इसे त्रिसलन कहा जाता है। क्या कहा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं 3n यानी 3 अगुणित संरचना होती है। क्या होती है, 3 अगुणित संरचना होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिगुणित कहा जाता है। तो लिखो दूसरा नर युग्मक यानी n द्वितीय कोशिका से संयुक्त हो जाता है, संयुक्त हो जाता है संयुक्त हो जाता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। उस संरचना को, उस क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिसलन कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों, कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना। यानी हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3n, क्या आएगा 3n, 3 जुड़ जाएंगे, इधर देख लो, त्रिगुणित संरचना। अब ये त्रिगुणित संरचना होती है, इस त्रिगुणित संरचना से किसका निर्माण होता है, याद रखना है हमेशा, भ्रूणपोष। ये किसका चित्र है, भ्रूणकोश का है। और जब द्वितीय कोशिका और दूसरा नर युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं तो त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। त्रिगुणित संरचना का निर्माण होना क्या कहलाता है, त्रिकसलन। और त्रिकसलन की क्रिया से बनने वाली संरचना कैसी होती है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष। अब इसका नाम से पता चल रहा है, भ्रूणपोष क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जब बीज का अंकुरण होता है तो उसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है, तो भ्रूणपोष। अब परीक्षा में इससे संबंधित ऐसे प्रश्न आता है, त्रिसलन किसे कहते हैं, प्रश्न पूछता है। तो दूसरा नर युग्मक जब द्वितीय कोशिका से संयुक्त हो जाता है तो क्या होता है, ये नहीं है, इसमें ध्यान रखना, इधर इसको उठा देता हूँ, ये इसकी संरचना है, आप इसको इधर मत पढ़ना, होता है। और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, त्रिसलन की क्रिया कहा जाता है। त्रिसलन की क्रिया में कितने अगुणित कोशिका होती हैं, 3 है। और त्रिगुणित संरचना से बनने वाली संरचना का नाम क्या है, भ्रूणपोष। क्या है, भ्रूणपोष। समझ गए, यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ लिख दो, संरचना का निर्माण होता है बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, रियल नाम है इसका प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या नाम है, प्राथमिक भ्रूणपोष कहा जाता है, ठीक है। ये त्रिसलन की क्रिया हो गई हमारे पास, यहाँ पर ये भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, समझ गए। अब ये बताना है कि निषेचन कितनी बार हुआ, एक बार तो ये हो गया, ये तो प्रथम निषेचन, और ये क्या हो गया, दूसरा निषेचन। अब जितनी बार निषेचन हुआ इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। तो ये क्या हो गया, द्वितीय निषेचन। अब आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया कितनी बार होती है,
2 बार होती है, इसलिए ये क्या हो गया, द्वितीयक निषेचन कहलाता है, और एक क्या कहलाता है, त्रिक निषेचन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब यह ध्यान देने की बात है, हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी पादप। क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी पादप। ध्यान रखना यहाँ पर दोहरा निषेचन केवल और केवल आवर्त बीजी पादपों में होता है। इसके अलावा अनावर्त बीजी पादप, थैलोफाइटा के पादप जो भी हैं उनमें दोहरा निषेचन नहीं होता है, उनमें त्रिसलयन की क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, यानी इनमें भ्रूणपोष नहीं बनता है, कहने का मतलब दोहरा निषेचन नहीं होता है, केवल एक निषेचन। तो आवर्त बीजी पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। पाया जाता है, समझ गए। और एक तो क्या बनेगा, भ्रूण, और एक क्या बनता है, भ्रूण पोष। ठीक है, अब यहां पर ये पूछे कि भ्रूण पोष के कार्य बताइए, तो ये लो मैं बता दूं, भ्रूण पोष के कार्य, ये तो तुम्हें भी पता चल गया। पहला कार्य हमारे पास अभी एक नर युग्मक ये बनाया था, तो उससे हमारे पास क्या बना था, युग्मनज। क्या बना था, ये एक नर युग्मक, ये अंड कोशिका दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया था, युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है, आपको पता है, भ्रूण का निर्माण होता है। समझ गए। अब इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका है, नाम से देख लो, भ्रूण पोष, यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण। तो कार्य लिख दो यहां पर, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, यह हो गया इसका पहला कार्य। दूसरा है, जब हम भूमि में बीज को उगाते हैं, बीज की बुआई करते हैं, तो बीज को उगाते हैं तो क्या होता है, बीज उगने के लिए पोषण कहां से लेगा, पहले तो अंकुरित बीज को लिखो, अंकुरित बीज को या नवोद्भिद पादप को, नवोद्भिद पादप को पोषण प्रदान करता है। ये लो, ये कार्य हो गए इसके दो। ठीक है, बीजों में उगने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारे इसके क्या हो गए, कार्य। आज का पॉइंट हमारा यही है, यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष कैसे बनता है, उसका परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है किस तरह में समस्या है। ठीक है, जय हिंद।